हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यावंती क्लासेस। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट। ओके, जिसमें हमने एल्कोहल्स पढ़ लिया है, एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और एल्कोहल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। हमने फिनॉल्स भी पढ़ लिया है और फिनॉल्स जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने लास्ट वाली ट्यूटोरियल क्लास में कवर कर लिया। अब हम आ गए लेक्चर 4। इस लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे ईथर्स और इपोक्साइड्स के बारे में। बच्चों, तो देखो, आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो मैं बहुत पहले जब पढ़ा रहा हूँ वो मैंने ऑब्जर्व करा है कि स्टूडेंट्स हैं जनरली पहले क्या करते हैं कि ईथर्स को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो वो इजीली ईथर की रिएक्शन को ग्रास्प नहीं कर पाते कि आखिर ईथर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ओके, दैट मींस ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईथर्स और इपोक्साइड के टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं, इनकी रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इनकी रिएक्शंस को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, क्योंकि इनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है मेनली, अगर इन रिएक्शंस को आप अच्छे से समझ जाएं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जे मेंस और जे एडवांस में। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 ऑफ ईथर्स एंड इपोक्साइड। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईथर्स के बारे में कि ईथर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, अगर अपने पास में एक ऑक्सीजन एटम है, ओके, और उस ऑक्सीजन एटम के दोनों ही साइड में हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है ना, किसी तरीके की भी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है, चाहे वो एल्काइलिक हाइड्रोकार्बन चेन हो, चाहे वो एराइलिक हो, चाहे एलाइलिक हो, विनाइलिक हो, किस तरीके की भी हाइड्रोकार्बन चेन हो, तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर। एक ऑक्सीजन एटम हो, उसके दोनों तरफ अपने पास में क्या हो? हाइड्रोकार्बन चेन, किस तरीके भी हो उसको हम क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। ओके, तो साइक्लिक ईथर क्या होते हैं? बस क्या करो, उस ऑक्सीजन एटम के चारों तरफ जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो साइक्लिक मैनर में हो तो उसको बोलेंगे साइक्लिक ईथर्स। तो देखो जो स्टेटमेंट लिखे है इसको पढ़ लेते हैं। इन ईथर्स द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू द टू अदर कार्बन एटम। दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, आगे वो कार्बन चेन भी हो जाएगा आगे। द हाइड्रोकार्बन ग्रुप मे बी एल्काइल, वो एल्काइल हो सकता है, एलाइलिक, विनाइलिक, एल्किनाइल और एलाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, एक ये वाला ईथर है, इस ईथर में नोट करो दोनों जो ग्रुप है बच्चों वो कौन से हैं? मिथाइल ग्रुप। तो उसका नाम क्या हो गया? इट इज डाई मिथाइल ईथर। ओके, अब देखो एक ग्रुप है इथाइल और दूसरा ग्रुप है मिथाइल। आईपीसी के अकॉर्डिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आता है या एम पहले आता है? इथाइल का ई जो है वो पहले आएगा और मिथाइल का एम बाद में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इससे इसका नाम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट वाले की बात करें, ये वाला कंपाउंड, इस वाले में देखो ये जो ग्रुप है वो कौन सा है? विनाइलिक ग्रुप है, और जो ये ग्रुप है वो कौन सा है? मिथाइलिक ग्रुप है। तो अब विनाइल पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा? मिथाइल ही पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसका नाम हो गया मिथाइल विनाइल ईथर। वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करा गया है तो इसका नाम क्या हो गया? एलाइल मिथाइल ईथर। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एलाइल मिलाइल, एलाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर देखो क्या है, दो विनाइलिक ग्रुप है तो डाई विनाइल ईथर, और इसका नाम क्या हो गया? यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर फिनाइल है, इसका नाम हो गया मिथाइल फिनाइल, इसको हम एनिसोल भी कहते हैं। तो जो साइक्लिक ईथर्स हैं, जैसे जनरली हम जिससे डील करते हैं, ये वाला साइक्लिक ईथर है ना, इसको बोलते हैं इपोक्साइड। क्या बोलते हैं साथ साथ में? इपोक्साइड। और इसको ऑक्सीरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीरीन। इस वाले कंपाउंड को अगर चार मेंबर की रिंग है जिसमें एक एटम अपने पास में ऑक्सीजन एटम है ना, और बाकी जो कार्बन एटम है सैचुरेटेड कार्बन एटम है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेन। और उसका एक और नाम है ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है? ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट, ये जो अपने पास में है इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। एक्चुअल बच्चों अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दूं तो उसको फ्यूरिन बोलेंगे। अब फ्यूरिन में अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन कर दूं तो एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन एटम लगाने पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। एक ऐसा फ्यूरिन जिसमें चार हाइड्रोजन लगा दिए गए, उसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन THF। ओके, तो उसको और नाम दे सकते हैं ऑक्सा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, साइक्लोपेंटेन, ऑक्सा साइक्लोपेंटेन, है ना। ऑक्सा साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या है कि एक जगह ऑक्सीजन एटम है, बाकी अपने पास में क्या आ गया? टोटल ये 5 मेंबर्स थे, है ना। तो ऑक्सा साइक्लोपेंटेन इस तरीके का एक इसका नाम है। ओके, अब डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखो, ईथर बनाने का सबसे आसान मेथड जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, हमने पहले भी पढ़ लिया था इसके अंदर, वो क्या था? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जब हम एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं H2SO4 को यूज करते हुए, आपको मैंने बताया था 170 डिग्री सेल्सियस पे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, और 140 डिग्री सेल्सियस पे जो ईथर्स होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट की तरह होते हैं। आगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है, अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं तो आगे यहाँ पे क्या दिया है? द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू ईथर इज हेल्प बाय डिस्टिलेटिंग द ईथर एज इट इज फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर मैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता हूँ और ईथर का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो अब बात ये है कि ये जो ईथर मेरे पास में बना, एक तो ईथर बना, एक मेरे पास में अल्कोहल बना।
जो ईथर्स होते हैं बच्चों, जो ईथर्स होते हैं यूजुअली उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल से काफी अलग होता है। तो अगर ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से अलग है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हुए ईथर को सेपरेट कर देंगे, पीछे क्या बचेगा आपके पास में, अल्कोहल बचेगा। ओके, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हम उसको आसानी से सेपरेट कर देंगे। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि यहाँ पर हम यूज करते हैं H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं, H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर का ही मेन रोल है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से इसका ईथर का फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल का मैंने यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन करा है 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर ये इस तरीके का ईथर बने। अब आगे देखो, ये जो रिएक्शन इसका मैकेनिज्म क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म होगा कैसे, with one molecule of alcohol acting as nucleophile and another protonated molecule of alcohol acting as a substrate। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों कैसे होगा, यहाँ पर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये जो आपके पास में बना है ना H2O प्लस ग्रुप बना है, H2O प्लस जो बना है, इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी काफी अच्छी होती है। ओके, अगर इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी है, बट एक प्रॉब्लम साथ में क्या आती है कि अपने पास में ये वाला जो कंपाउंड बना है, ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पर बना है, इसका कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल नहीं। साथ साथ में अभी हमने टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, तो एलिमिनेशन होने के चांसेस वैसे भी थोड़े से कम हो। तो सीधा एक बार में कार्बोकेटाइन हमें यहाँ पर नहीं बनाना, क्योंकि टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 170 डिग्री सेल्सियस होता तो आपको कुछ नहीं करना होता, 170 डिग्री सेल्सियस पे सीधा कार्बोकेटाइन बनाते, बाद में ऐसे H प्लस आयन को रिमूव कर दे, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे। बट यहाँ पे टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल से यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना। आगे the other molecule of alcohol act as a nucleophile and attack the protonated alcohol in an SN2 reaction। देखो कैसे, मेरे पास में जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के इस कार्बन पर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा। क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड ईथर। और ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है ये H प्लस आयन को एलिमिनेट करेगा, और H प्लस आयन जाएगा वाटर के पास में और बन जाएगा HCO प्लस। हुआ क्या, यहाँ पर एसिड कैटालाइज सिंथेसिस हो गया ईथर का, अल्कोहल का कन्वर्जन हो गया ईथर में, और ये रिएक्शन होगी एसिड कैटालाइज। ओके, अब आगे देखो क्या है। अगर मैं लेता यहाँ पे इन केस ऑफ व्हेन एल्काइल ग्रुप्स आर 3 डिग्री, अगर कोई एल्काइल ग्रुप अपने पास में 3 डिग्री है, SN1 टाइप पाथ इज फॉलोड। SN1 टाइप पाथ भी हो सकता है, क्यों हो सकता है बताओ SN1 टाइप पाथ। यहाँ पर SN1 टाइप पाथ का मतलब है कि कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना, उसके अंदर कार्बोकेटाइन भी बन सकता है ना। ये प्योर SN1 नहीं होगा बच्चों, कैसा होगा, SN1 टाइप पाथ होगा। The 3 degree alkyl alcohol forms a carbocation and second alcohol act as a nucleophile adds to it। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, ओके, और ये मेरे पास में 2 डिग्री अल्कोहल। इस समय यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटोनेशन अगर हम इसका करा देते हैं, अगर इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ पे प्रोटोन अल्कोहल बन जाएगा। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता था कि वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन के बाहर आ सकता था। वो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा उसके ऊपर अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक कर सकता था। पर साथ साथ में एक और प्रोबेबिलिटी थी बच्चों, अब साथ में क्या हो सकता था कि ये भी हो सकता था कि वो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एक H प्लस आयन को एलिमिनेट करते हुए एल्कीन फॉर्मेशन भी कर दे। बट चूंकि टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, तो जो एल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और जो ईथर बनेगा वो कैसा बनेगा आपके पास यहाँ पर, एक तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, बट यहाँ पर एक और बात है, अगर मैं दो अलग अलग तरीके के अल्कोहल्स का यूज करता हूँ, अगर मैं दो अलग तरीके से अल्कोहल्स का यूज करता हूँ, तो उसके अंदर एक से ज्यादा तरीके के ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। आगे देखो क्या दिया है, दिस मेथड इज जनरली लिमिटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स बिकॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्कोहल्स यूजुअली यील्ड अ मिक्सचर ऑफ 3 ईथर्स। कम से कम 3 ईथर तो बन जाते हैं। अब बात आती है, अब बात यहाँ पर आती है बच्चों कि आपके सामने नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, और रिएक्शन में कहा गया है कि हमने लिया यहाँ पे इथेनॉल और टर्जिल ब्यूटाइल अल्कोहल, और कंसंट्रेट H2SO4 है और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस। फाइंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल है वो हमें पता करने हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखो बच्चों एक प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन सकता है। एक में मैं क्या करता हूँ कि इसका प्रोटोनेशन करता हूँ और इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देता हूँ। तो देखो एक प्रोडक्ट यहाँ पर बना दूंगा मैं, एक प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा CH3 C CH3 CH3O CH2CO। एक तो प्रोडक्ट इसके अंदर ये वाला बन गया। अब दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन सकता है, अगर हम ये करें, हम इसका प्रोटोनेशन कराएं और इसका अटैक कराने का ट्राई करें।
बन सकता है ना, पॉसिबल प्रोडक्ट तो आपसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आपसे ये थोड़ी पूछा गया परसेंटेज निकालो, बस आपको पॉसिबल प्रोडक्ट पता करना। अब सेकंड केस में अपने पास में क्या हो सकता है कि इसके साथ साथ में और प्रोडक्ट क्या बन सकता है। अब इसके साथ साथ में बन सकता है कि अपने पास में हो जाए, यहाँ पर ये अटैक करे, तो अगर इसमें मैं इसका प्रोटोनेशन करूं, अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करूं और इसका मैं अटैक करा रहा हूं, तो भी ईथर तो अपने पास में यही बनने वाला है, ईथर तो अपने पास में इसमें ये वाला ही बनने वाला है, तो सेम ईथर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो क्या होगा, सेम ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करूं बच्चों, इसका प्रोटोनेशन कराया और उसके बाद में क्या होगा कि ये अल्कोहल अटैक करेगा इस वाले पे, तो फाइनली ये वाला ही तो ईथर बनेगा। और देखो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल यहाँ पर है कि जो अपने पास में ये वाला कंपाउंड है, इसका अगर आप क्या प्रोटोनेशन करेंगे, तो जो प्रोटीन अल्कोहल बनेगा वो क्या करेगा, अपने H2 को एलिमिनेट कर देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा। और वो कार्बोकेटाइन जो है, वो जो कार्बोकेटाइन है, वो यहाँ पर क्या बना सकता है, एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें साथ साथ में ये एल्कीन भी बन सकता है, आइसोब्यूटाइलिन जो है उसका भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसमें ये जज करना है कि मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा। तो इसमें जो ईथर अपने पास में है वो तो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो एल्कीन अपने पास बनेगा वो यहाँ पर क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट की तरह बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि अगर हम ईथर बनाना चाहते हैं, तो ईथर बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एल्कोहल्स का यूज करेंगे। अगर हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे ईथर मेजर प्रोडक्ट बनता है, और 170 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो उसमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। 140 डिग्री सेल्सियस पे भी थोड़ा बहुत तो एल्कीन बन सकता है, बट एल्कीन कैसा होगा, उसमें माइनर प्रोडक्ट की तरह बनेगा। और ये जो रिएक्शन होती है वो मेनली SN2 मैकेनिज्म से काम करती है। अगर हमारे पास में जो एल्कोहल है वो 3 डिग्री एल्कोहल है, तो वो SN1 टाइप मैकेनिज्म से फॉलो करेगी। अब SN1 टाइप का मतलब क्या होता है, ढंग से देखो सुनो। SN1 टाइप का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसमें यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, लार्ज अमाउंट में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो SN1 टाइप की तरह रिएक्शन को इसको लिखा गया है। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट मेथड है ईथर बनाने का, देखो वो क्या है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ईथर बनाने का बच्चों, क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इट कंसिस्ट ऑफ SN2 अटैक बाय एल्कोक्साइड आयन ऑन एन एल्काइल हैलाइड, है ना। एल्काइल हैलाइड के ऊपर एल्कोक्साइड का अटैक कराना है, या एल्काइल सल्फोनेट पर अटैक कराना है, या एल्काइल एल्काइल सल्फोनेट पर अटैक कराना है, या अपने पास में सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेट पर अटैक कराना है ना, एल्काइल सल्फेट पे या एल्काइल सल्फोनेट पे अटैक कराना है। सल्फोनेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटेड सल्फेट। ओके, उस केस में देखो करना क्या है, मेन रिएक्शन देखो है वो क्या रही है। अपने पास में कोई ये जो R ग्रुप है वो किसी लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये जो X ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेरे पास में सोडियम एल्कोक्साइड होगा या जो पोटेशियम एल्कोक्साइड होगा, वो एल्कोक्साइड जो है वो इस R कार्बन एटम पर अटैक करेगा। ये एक तरीके का SN2 अटैक होगा यहाँ पर, और जब ये SN2 अटैक होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे तो यहाँ पर क्या है, the alkoxide ion react with substrate in an SN2 reaction to give an ether. Again, the substrate must have a good Lewin group. Important Lewin groups are halide, sulfate, and sulfonates. Again, the substrate must have a primary alkyl group for good Lewin. अगर अपने पास में यहाँ पर ये प्राइमरी है, जैसे अगर ये मिथाइलिक हो, अगर ये इथाइलिक हो, तो यहाँ पर अटैक बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो अगर ये अपने पास में मिथाइलिक हो या अपने पास में 1 डिग्री हो, तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का फॉर्मेशन काफी आसानी से हो जाएगा, ईथर का यील्ड काफी ज्यादा होगा। आगे, अगर अपने पास में सबस्ट्रेट जो है वो 3 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाले में यील्ड थोड़ा सा कम होगा, ईथर थोड़ा कम बनेगा। अगर 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट है, तो बच्चों में ये पता है कि जो 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट होता है उसमें बेस के प्रेजेंस में तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी होने लग जाती है। तो अगर उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाएगी तो एल्कीन भी बनने लग जाएगा। ओके, बट एल्कीन कोई मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, अभी भी अपने पास में क्या होगा, जो ईथर है वो उसके बराबर ही होगा, कंपेरेबल होगा, इसमें कोई मेजर माइनर कुछ नहीं आएगा। आगे, और अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर क्या आता है कि अगर आप चाहें कि एलिमिनेशन का प्रोडक्ट कम बने, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट ज्यादा बने, तो विलियमसन सिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे कराओ। अगर आप चाहते हैं एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बने, तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है कि सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड जो होता है वो एल्काइल हैलाइड या एल्काइल सल्फेट या एल्काइल सल्फोनेट पर अटैक करता है। ओके, और अटैक करके क्या करेगा, लिविंग ग्रुप का एलिमिनेट कर देगा,
SN2 अटैक होगा और SN2 अटैक से अपने पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अपने पास में, रिएक्शन दैट विल गिव हायर यील्ड ऑफ दिस ईथर, ये मेरे पास में ईथर है, इस ईथर का मुझे हाई यील्ड चाहिए तो किस तरीके से होगा। तो बच्चों देखो फोकस करो, अपने पास में ये सोडियम एल्कोक्साइड है तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए जो सबस्ट्रेट है वो 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है। क्या 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट जो होगा वो ज्यादा परसेंटेज में आपके पास में क्या देगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा। अब नीचे आते देखो, ये मेरे पास में 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड है ना, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन एटम। अब ये एल्कोक्साइड 1 डिग्री सबस्ट्रेट पे मेटालिक सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, कहां पर रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, मेटालिक सबस्ट्रेट पे हो जाएगी। दैट मींस अगर हम दोनों रिएक्शन में ये चेक करें कि कौन सी रिएक्शन में आपके पास में ये इस वाले ईथर का यील्ड सबसे ज्यादा होगा, तो आपको चाहिए कि सबसे छोटा सबस्ट्रेट और बाद में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का तो साइज कितना ही बड़ा ले लो। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा वो कौन सा होगा, ये सेकंड वाली रिएक्शन है ना। सेकंड वाली रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है अपने पास में, ये जो सबस्ट्रेट है इट इज मोस्ट सुटेबल, इट इज मोस्ट सुटेबल सबस्ट्रेट फॉर WS का मतलब क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट देखो क्या, द एरोमेटिक ईथर्स, द एरोमेटिक ईथर्स आर फॉर्म्ड व्हेन फिनोक्साइड्स रिएक्ट विद एल्काइल सल्फेट्स इन एन SN2 रिएक्शन। देखो मेरे पास में सोडियम फिनोक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने डाई मिथाइल सल्फेट से कराई, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो ये फिनोक्साइड है ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इससे बन जाएगा एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में देखो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम इसके साथ में लग जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल। मिथाइल फिनाइल ईथर को क्या बोलते हैं, एनिसोल। तो यहाँ पर एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या दिया, रिएक्शन दैट विल गिव एनिसोल इज, वो कौन सी रिएक्शन है जिससे मुझे एनिसोल बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है यहाँ से। तो देखो करेंगे, पहले वाली रिएक्शन में ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कहाँ करेगा, इस बेंजालिक पोजीशन पर करेगा। अगर ये बेंजालिक पोजीशन पर अटैक करेगा, अगर ये बेंजालिक पोजीशन पर अटैक करेगा, तो इस रिएक्शन से, अगर ये बेंजालिक पोजीशन पर अटैक करेगा तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या होगा, C6H5, आगे अपने पास में आ जाएगा CH2, आगे होगा OCS, इसको एनिसोल तो नहीं कहेंगे। दैट मीन्स ये तो ऑप्शन 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं। सेकंड वाले में चेक करते हैं, सेकंड वाले में देखो क्या होगा, ये जो फिनोक्साइड आयन है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और प्रॉब्लम क्या है, क्या OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखो है क्या बच्चों, ये जो OH ग्रुप है वो कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप है। जो OH ग्रुप है वो कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप, और बैड लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो विलियमसन सिंथेसिस वाली रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी, वो एनिसोल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। थर्ड वाली रिएक्शन में देखो क्या है कि मेरे पास में मिथोक्साइड है, और मिथोक्साइड की बात करते हैं कि ये तो नेगेटिवली चार्ज है। अरे यार ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये तो अटैक कहाँ पर करेगा, ये मैग्नीशियम पर अटैक करेगा। तो इससे जो आप प्रोडक्ट बना दोगे, इससे जो अगर आप गलती से भी कोई प्रोडक्ट बना देंगे, तो जो गलती से भी बना दोगे तो फाइनली वो यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो जी इससे तो अपने पास में क्या नहीं बन सकता, एनिसोल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो अब रिजेक्शन मेथड से अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो ऑप्शन 4 करेक्ट आ रहा है, पर क्या पता ये वाला ऑप्शन भी गलत हो, है ना, क्योंकि कई बार जेईई मेन के चारों ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं, कई बार सालों के चारों ऑप्शन करेक्ट भी हो जाते हैं। ओके, तो चौथा ऑप्शन भी आप चेक करो कि वो सही है या गलत, क्योंकि किसी इंसान ने लिखा है, मैंने ये लिखा है रिएक्शन हो सकता है रिएक्शन गलत भी हो। और फोर्थ वाले में अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है फिनोक्साइड पे, अगर वो इसके ऊपर अटैक करता आयोडाइड तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत भाग जाता, तो जो यहाँ पर जो रिएक्शन होती उससे हमें मिल जाता C6H5O CS3, यहाँ पर एनिसोल बन जाता, यहाँ पर एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाता। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, और याद रखिए ये स्टीरियो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके पास में ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, याद रखो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है स्टीरियो केमिस्ट्री में वो चेंज ही नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज नहीं आएगा, सबस्ट्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है, पर सबस्ट्रेट की तो यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, सीधी सी रिएक्शन है, बिल्कुल हमें हेडेक नहीं पालना, सीधी सी रिएक्शन करनी है। देखो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, यहाँ पर हम बना देंगे ये
यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फिनाइल है, और यहाँ पर O, और यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा CH2 CH3। यहाँ पर आसानी से ये वाला ईथर बन जाएगा। अब देखो इसका RS नोटेशन निकालते हैं। देखो RS नोटेशन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, पर फिनाइलिक कार्बन। अगर मैं RS नोटेशन के अकॉर्डिंग इनका नंबरिंग करूँ, है ना, नंबरिंग करूँ, देखो किस तरीके से करेंगे। इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, इसका प्रायोरिटी कौन सा होगा, फोर्थ होगा, इसका प्रायोरिटी कौन सा होगा, सेकंड होगा, इसका प्रायोरिटी कौन सा होगा, थर्ड होगा। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रुप का जो मूवमेंट है वो कैसा है आपके पास में, क्लॉकवाइज है, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है। दैट मींस इसका जो ओरिएंटेशन यहाँ पे है वो कौन सा है, आर ओरिएंटेशन। ये जो अपने पास में कायरल सेंटर है उसका ओरिएंटेशन क्या है, आर। तो बच्चों इस वाले कायरल सेंटर का भी ओरिएंटेशन आर ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो नीचे वाले में बात है। अपने पास में ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये अपने पास में सबस्ट्रेट है। नोट करो जो सबस्ट्रेट है बच्चों, जो सबस्ट्रेट है उसके पास में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। इस कायरल कार्बन एटम का अब मुझे पता करना है कि इसका मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा, आर या एस। तो देखो इस ब्रोमाइड का, ब्रोमीन एटम का जो जो प्रायोरिटी होगा वो फर्स्ट होगा, इसका क्या होगा, सेकंड होगा। यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसका क्या होगा, थर्ड होगा, और जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, फोर्थ होगा। अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रुप के मूवमेंट की बात करें तो वो क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो बच्चों ये जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली इसके SN2 अटैक से बनेगा। अगर वो यहाँ पे SN2 अटैक करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप इस तरफ आ जाएगा। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में वो क्या होगा, वो अपने पास में जो प्रोडक्ट बनने वाला है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूँ तो हो गया। यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे आ जाएगा ये एक तरीके से इथोक्साइड ही तो है। ये अपने पास में क्या इथोक्साइड ही तो है, तो इथोक्साइड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा अपने पास में मिथाइल ग्रुप होगा, और यहाँ पर अपने पास में फिनाइल ग्रुप होगा। अब इसमें देखो पता करें कि ये जो अपने पास में है जो वो तो फर्स्ट बन जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, ये कौन सा है, थर्ड है, और ये कौन सा है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का अगर आप मूवमेंट चेक करें तो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। दैट मीन्स अगर सबस्ट्रेट की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री हो तो विलियमसन सिंथेस में उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, उल्टी कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट। ओके, तब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैस फेज रिएक्शन, तो देखो ये बकवास सी रिएक्शन है, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्या पता जेईई मेन के अंदर आ जाए। अगर आप एल्कोहल्स के वेपर्स ले लो, कैसे वेपर ले लो, या तुमने टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस कर रखा है तो एल्कोहल के तो तुमने धुएं उड़ा दिए बिल्कुल। अब एल्कोहल के वेपर ले लिए और उसको Al2O3 के साथ में हीट करा, तो Al2O3 की भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करके इससे ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। बट एक तरीके से रिएक्शन तो बकवास ही है ना, इतना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराना कोई समझदारी का काम नहीं है। इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम ईथर बनाते हैं तो विलियमसन सिंथेस से बनाते हैं, है ना। लैब के अंदर भी अगर बनाना हो तो ट्राई करते हैं विलियमसन सिंथेस वाली रिएक्शन से ही बनाया जाए। अब देखो एक और मेथड है ईथर बनाने का, वो क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना। क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब उसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मेन इसका देखो नाम क्या हो सकता था, डिपेंड करता था ये। इसमें देखो होता है क्या, देखो मर्क्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन उसका मेन सॉल्वेंट है, और इसका जो को सॉल्वेंट है बच्चों यहाँ पे क्या है, एल्कोहल। अगर को सॉल्वेंट एल्कोहल है, अगर यहाँ पर को सॉल्वेंट एल्कोहल है तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में ईथर का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखो इस डबल बॉन्ड के ऊपर, इस डबल बॉन्ड पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज निकालू तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आर डैश ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ईथर। ओके, इसे यहाँ पे लिखा गया है फोकस ऑन दी को सॉल्वेंट। इस देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में मर्क्यूरिक एसिड है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन है, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। इसकी अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों डबल बॉन्ड्स में चेक करो, इन दोनों डबल बॉन्ड्स में आप चेक करो कि कहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम यहाँ चेक करें और यहाँ चेक करें तो आपके पास में जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये जो अपने पास में RCO ग्रुप है, जो एस्टर वाला ग्रुप है, जो नेगेटिव चार्ज ग्रुप है, वो यहाँ आकर अगर अटैक करता है, अगर यहाँ आकर अटैक करेगा, ये अपने पास में जो है, क्योंकि ये ग्रुप भी डिफाइन नहीं है, देखो दोनों ही 3 डिग्री वाले हैं, दोनों ही 3 डिग्री वाले ग्रुप है, तो कहीं भी एक जगह हम अटैक करा दें, क्योंकि ये तो कोई एल्कीन अपने पास में सिमेट्री वाली बात करेंगे, नॉर्मल जैसा एल्कीन हो गया, है ना। तो इस समय यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ग्रुप को जोड़ देंगे, O
COR डैश को यहाँ जोड़ो, है ना, कहीं भी जोड़ दो, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, एक ही बराबर है, क्योंकि ये नहीं पता कि 3 डिग्री वाला जो कार्बन है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि ये जो आपको ग्रुप दे रखे हैं, ये जो ग्रुप दे रखे हैं इनकी वैलेंसी अब आपको पता, ओवरऑल आपके जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं वैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पर, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स अगर करें तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास में कोई एल्कीन इस तरीके से है, ये मेरे पास में एक एल्कीन है, इस एल्कीन की जो रिएक्शन है, इस एल्कीन की जो रिएक्शन है बच्चों, वो हमने यहाँ पर क्या करा है कि हमने OMDM करा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा, और इसमें जो को सॉल्वेंट है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, जो को सॉल्वेंट है वो अपने पास में है मिथेनॉल, को सॉल्वेंट क्या है, मिथेनॉल। अगर वो मिथेनॉल है तो इसमें वही मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन से फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाले ईथर का फॉर्मेशन। उसी तरीके से अगर मैं ये वाले सबस्ट्रेट का यूज करता, ये वाले सबस्ट्रेट का यूज करता, और इस वाले सबस्ट्रेट के अंदर वही जो OMDM वाले जो रिएजेंट्स हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं, बट जब इसमें को सॉल्वेंट हमने यहाँ पे लिया, वो ले लिया एसिटिक एसिड। अगर को सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है, को सॉल्वेंट अगर एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रुप जुड़ जाएगा OCOCH3, तो ये बन जाएगा एक तरीके का एस्टर। इस तरीके से हम रिएक्शन को पूरा, ओके। नेक्स्ट अपने पास में बाय एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन, बाय एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन। तो देखो इस सिंपल से आपको तरीका बताता हूँ। आप ये मानो कि जो डाईएजोमीथेन होता है, जो डाईएजोमीथेन होता है अपने पास में, वो क्या करेगा, एक डाई रेडिकल जनरेट करेगा, है ना, ऐसे आपको देखो ट्रिक की तरह बता रहा हूँ कि जो डाईएजोमीथेन है, ये डाईएजोमीथेन एक डाई रेडिकल जनरेट कर देगा, कौन सा हो गया, डाई रेडिकल। जो भी अपने पास में डाई रेडिकल बनते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, इंसर्जन रिएक्शन करते हैं। तो डायरेटिकल्स बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बनना है वो भी डायरेटिकल ही होगा, तो जो डायरेटिकल्स होते हैं वो इंसर्जन रिएक्शन करते हैं, और जब इंसर्जन रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई ग्रुप का माइग्रेशन होता है। मैंने आपको माइग्रेटरी ऑर्डर, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसका ऑर्डर आपको बता रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं CH2 का इंसर्जन करूं तो ये जो ऑक्सीजन है इसके रिस्पेक्ट में आंसर है, ऑक्सीजन के एक पड़ोस में तो क्या है मेरे पास में, इथाइल ग्रुप है, और एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है या इथाइल का ज्यादा होता है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। तो बस करना क्या है कि ये जो CH2 है इसको इस OH में मर्ज कर देना है। अगर इस OH बॉन्ड को ब्रेक करके मर्ज कर देंगे तो बन जाएगा CH3CH2OCS, फिर बन गया। वैसे देखो साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल के अगर आप रिएक्शन कराते हैं इसके अंदर डाईएजोमीथेन से, तो ये जो CH2 आपके पास में डाई रेडिकल है, इस डाई रेडिकल को आप इंसर्ट करा दो यहाँ पर, तो आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा ये, ओके। अब आगे देखो बात करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपके पास में साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ईथर बन जाएगा, है ना। फिर आगे देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट से ईथर कैसे बनाते हैं। देखो अपने एक सबस्ट्रेट यहाँ पर ले लिया CH3OCH2Cl, है ना, और उसकी रिएक्शन करा दी ग्रिग्नार्ड एजेंट से। ग्रिग्नार्ड एजेंट का ये जो नेगेटिव सेंटर है, जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ओवरऑल आपके पास में ईथर का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, Cl यहाँ से हट जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आपको पता ही कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शन है बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर का हैलाइड बन जाएगा। सिल्वर का हैलाइड अगर बनेगा, सिल्वर का हैलाइड बनेगा तो साथ में जो ऑक्सीजन एटम है वो इन दोनों आपके पास में एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, और एल्काइल ग्रुप से जुड़ के वो ये वाला आपके पास में बना देगा, एक तरीके से ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। तो ये अपने पास में सिंपल सी रिएक्शन होगी। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है, अगर मेरे पास में अगर मेरे पास में ये वाला एल्कोहल है, अब इस वाले एल्कोहल की जो रिएक्शन है, इस वाले एल्कोहल की जो रिएक्शन है वो आपने करा दी CH2N2 के एक्सेस अमाउंट से, CH2N2 के एक्सेस अमाउंट से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। तो बताइए क्या बनेगा इस केस में। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपने पास में ये 6 मेंबर रिंग होगी, और जहाँ पे OH है वहीं पर मिथाइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप का इंसर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में इन तीनों जगहों पे क्या है, ऑक्सीजन एटम है, तो आगे ऑक्सीजन एटम, और अब इन तीनों जगहों पे अपने पास में क्या ग्रुप आ जाएगा, जी CH3 ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से ये ईथर वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ
ईथर्स। अब देखो ईथर की रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अपने पास में क्या है। ईथर्स इन जनरल आर लेस रिएक्टिव एंड रिएक्ट ओनली विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जनरली वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करते हैं। आगे the reactive sites in ether are the CH bond as in alkene, reactive sites यानी क्या होती है CH bonds होते हैं, and O group of the ether bond, जो ether bond का O group है वो भी एक reactive site है। आगे ethers resist the attack of the nucleophile and the bases, ether पर आसानी से कोई nucleophile या base easily attack नहीं कर पाता है ना, ether reaction को क्या करते हैं, रोकते हैं। However, ethers are very good solvents in many organic reactions due to their ability to solvate cations by donating the electron pair from the oxygen। ईथर क्या करते हैं कि जो अपने पास में कैटायंस हैं, कैटायन का सॉल्वेशन करने के लिए अपने लोन पेयर का डोनेशन कर सकते हैं। तो अब ईथर्स की देखो रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट अपने पास में हेलोजिनेशन ऑफ ईथर। तो देखो बच्चों ये मेरे पास में एक ईथर है, मैंने ईथर का हेलोजिनेशन करा। जो हेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। जो हेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। बच्चों को बात ये होती है कि अगर आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालें तो पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेशन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, बाद में कहीं जाके चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में, पहले होता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट का, बाद में होता है अपने पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का होता है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल क्रिएट करूँ तो उसके लिए अल्फा एच कितने होंगे जी, 2 होंगे, और अगर मैं यहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट करूँ तो अल्फा एच कितने होंगे, 3 होंगे। अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ पर फ्री रेडिकल मुझे क्रिएट करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर। अगर इन पोजीशन पे फ्री रेडिकल क्रिएट करना चाहिए तो देखो पहला क्लोरीनेशन करा, फर्स्ट क्लोरीनेशन आपने करा तो क्लोरीनेशन कहाँ पे हो गया, इस वाले पोजीशन पर हो गया, इस वाले कार्बन पर हो गया। एक और बार आपने क्लोरीनेशन करा तो एक और बार क्लोरीनेशन कहाँ हो गया आपके पास में, जो पड़ोस वाला कार्बन है उस पर हो गया, ओ से पड़ोस वाले कार्बन। तो ओ एटम से जो अल्फा कार्बोनेट्स होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन। तो जनरली ईथर जो होते हैं, जैसे मैंने डाई इथाइल ईथर लिया है, कौन सा अपने पास में डाई इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर में जहां पर स्टेबल रेडिकल बनेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन। तो डाई इथाइल ईथर में अल्फा हेलोजिनेशन होता है, क्या होता है यहाँ पर बच्चों, अल्फा हेलोजिनेशन। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला ईथर लेता तो आप बताओ क्या करते, अगर ये वाला ईथर मैंने लिया और आपने इसका क्लोरीनेशन करा है ना, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा दी, तो क्या होता है आप सोच के बताओ। इसमें आप क्या करते, इसमें अगर आप यहाँ रेडिकल क्रिएट करते तो अल्फा एच 1 होता, और अगर यहाँ क्रिएट करते तो अल्फा एच कितना होता है इसके पास, अल्फा एच हो जाता है 6। तो अब इस वाले केस में अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं, इसका हेलोजिनेशन करने से अपने पास जैसे मैंने मोनो हेलोजिनेशन ही करा है यहाँ पे, तो मोनो हेलोजिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये जो हेलोजिनेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, अल्फा हेलोजिनेशन। नेक्स्ट अपने पास में देखो रिएक्शन क्या आ रही है, ईथर्स एज अ बेस। अब जो ईथर का ऑक्सीजन एटम है उसके पास में लोन पेयर है, अगर आप मीडियम में काफी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे जैसे HI, HBr, H2SO4, तो ईथर क्या करेगा, उनसे H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, द ऑक्सीजन एटम ऑफ द ईथर मेक देम बेसिक, दे रिएक्ट विद द प्रोटॉन डोनट टू गिव ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये एक तरीके का ऑक्सोनियम सॉल्ट ही हो गया, या आप इसको कह सकते हैं आपके पास में ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। ओके, नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शन विद एसिड्स, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। विलियमसन सिंथेसिस के बाद में ईथर्स वाले टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस वाली रिएक्शन पर। देखो क्या है, ईथर अंडरगो क्लीवेज अंडर क्वाइट विगरस कंडीशन सच एज कंसंट्रेटेड एसिड यूजुअली HI एंड HBr एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको HI HBr लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तब जाके ईथर रिएक्शन करेगा। तो देखो आप लोगों का क्या पहले बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर, क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। जो प्रोटोनेटेड ईथर बना है, जो बना है प्रोटोनेटेड ईथर, उस पर हेलोजन एटम अटैक करेगा। प्रोटोनेटेड ईथर जो है, प्रोटोनेटेड ईथर जो है उस पर जब हेलोजन एटम अटैक करेगा तो अब बात ही आती है कि किस तरीके से रिएक्शन हो। तो बड़ा सिंपल सा खेल है रिएक्शन का पता लगाने का। मैं देखो यहाँ पर कर लेता हूँ R1O और R2, R1O और R2। देखो लेट मैंने R1 जो है, ठीक है, R1 और R2 के बारे में कहा। R1 R2 अगर 3 डिग्री है, R1 R2 अगर मेरे पास में R1 और R2, R1 और R2 इनमें से कोई भी एक से भी काम हो जाएगा। R1 या और R2 मेरे पास में क्या हो सकता है, 3 डिग्री हो, या बेंजाइलिक हो, या आपके पास में एलाइलिक हो, या वो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला केस, CPM वाला केस। अगर ये वाले अपने पास केसेस आते हैं बच्चों, तो इन वाले केसेस में SN1 रिएक्शन होगी।
कौन सी वाली रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। एल्स रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास में, SN2 रिएक्शन होगी। बस इतनी सी बात आप याद रखें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब भी मैं क्या कहता हूँ कि ईथर के एक मॉलिक्यूल के साथ में हेलोजन एसिड का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करा रहा हूँ, हेलोजन एसिड का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करा रहा हूँ, तो उसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझना है। मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म ये होगा कि अगर अपने पास में R1 और R2 में से कोई भी 3 डिग्री है, बेंजालिक है, एलाइलिक है या CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, तो रिएक्शन होगी SN1। नहीं तो जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी आपके पास में, SN2। ओके, आगे। और अगर मैं एक्सेस में हेलोजन एसिड ले लूं तो क्या हो, देखो पहले वाले स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर बन जाता है अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बन जाता है। पहले स्टेप में बनता है अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, जैसे देखो आप ये देख सकते हैं, अल्कोहल बन जाएगा और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अगर आप एक्सेस में हेलोजन एसिड का यूज करेंगे तो ये जो अल्कोहल है ये भी क्या होगा, प्लूटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। फिर उसके ऊपर क्या होगा, SN2 अटैक होगा। अब डिपेंड करता है SN2 होगा या SN1, क्योंकि वो डिपेंड करेगा R ग्रुप के नेचर पे। ओके, तो उसके बाद भी क्या होगा आपके पास में एक और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लेने पर या हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेने पे जो ईथर्स होते हैं वो फाइनली आपको यहाँ पर क्या देते हैं, केवल एल्काइल हैलाइड देते हैं। अगर हम एक्सेस में नहीं लेंगे तो आपको देंगे अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर। अब कौन अल्कोहल बनाएगा कौन एल्काइल हैलाइड बनाएगा, इसका पता लगाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट किस तरीके का है। ओके, SN1 रिएक्शन है तो चेक करेंगे कौन स्टेबल कार्बोटाइन बना सकता है, और अगर SN2 के चांसेस चेक करेंगे कि अपने पास में स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ कम है, और बाकी जो SN2 रिएक्शन को फेवर करने वाले फैक्टर्स हैं उनको फोकस। ओके, अब देखो आगे क्या है, मिक्स ईथर्स के लिए क्या है, तो मिक्स ईथर वाला केस आपको बता ही दिया, सारी बात तो ये आपको समझ में आई गई है। ओके, तो अब आगे वही HX में वो सारी बात वही है कि कौन क्या करेगा, तो आप बड़ा सिंपल सा पता लगा सकते हैं, बड़े सिंपल से स्टेटमेंट है। अगर हम एक्सेस ऑफ हेलोजन एसिड लेते हैं, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स क्या होता है, HiHBr HCl। आगे क्या होगा, alkyl and aryl ethers are cleaved at the alkyl oxygen bond due to more stable aryl oxygen bond. The reaction yields phenol and alkyl। देखो बच्चों ये वाला है, ये मेरे पास में ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये मेरे पास में फिनाइल ग्रुप है। या फिनाइल का तो कार्बोकेटाइन बनाओगे तो मार डालोगे बेचारे को, वो स्टेबलाइज कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं HX की रिएक्शन कराता हूँ तो बन गया प्रोटोनेटेड अपने पास में ईथर बन गया। प्रोटोनेटेड ईथर में क्या है कि एक तो SN2 अटैक यहाँ पर कराओ और एक SN2 अटैक यहाँ पर कराओ। कहाँ पर आसान है यार, एल्काइल पोजीशन पे आसान है, तो क्या होगा, एल्काइल पोजीशन पे SN2 अटैक हो जाएगा। ओके, एल्काइल पोजीशन पे क्या हो जाएगा, SN2 अटैक हो जाएगा, और उससे साथ क्या बन जाता है, फिनॉल और एल्काइल। अब कुछ क्वेश्चन देखो आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन में है, ये ईथर है, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराई गई है, एक्सेस नहीं लिखा है, एक्सेस केवल मैंने थर्ड वाले में लिखा है। तो आपको पहले वाले स्टेप में अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड बनाना है, बताना है कौन अल्कोहल बनाएगा, कौन सा वाला अल्कोहल बनेगा और कौन सा वाला बनेगा एल्काइल आयोडाइड। तो देखो बच्चों यार, अपने पास में दो तरीके के सबस्ट्रेट हो गए, ये तो हो गया R1 और ये हो गया R2। नोट करो जो R2 है ना वो 3 डिग्री का है, दैट मींस SN1 रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी, तो कर देंगे हम SN1। अगर अब इसमें हम SN1 रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बना देंगे इसका कार्बोकेटाइन बना देंगे। क्या बना देंगे, कार्बोकेटाइन। अगर इसका कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो ऑक्सीजन जिसके साथ में जुड़ा है उसी का तो अल्कोहल बनेगा, और एल्काइल आयोडाइड किसका बन जाएगा, 3 डिग्री वाला बन जाएगा, तो टेर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड यहाँ पर बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन में बात करते हैं, देखो सेकंड रिएक्शन में क्या है, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ूं तो बच्चों ये बेंजालिक पोजीशन है, बेंजालिक पोजीशन, बेंजालिक कार्बोटाइन बन जाता है। अगर बेंजालिक कार्बोटाइन बन सकता है तो SN1 रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी रिएक्शन कौन सी होगी जी, SN1 रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा मिथेनॉल, और मिथेनॉल के साथ साथ बन जाएगा यहाँ पर बेंजाइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड। अब उसके बाद में अगर मैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लेता हूँ तो क्या होगा, तो बच्चों देखो ये तो मिथाइल है और ये आपके पास में इथाइल है। अब सोचो मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है, दोनों ही सबस्ट्रेट जो है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, रिएक्शन जो आपके पास में होगी वो SN2 होगी। देखो मैं पूरी रिएक्शन कराता हूँ, अगर मैं यहाँ पे SN2 रिएक्शन कराता हूँ, प्रोटोन ईथर बनाने के बाद में अगर SN2 रिएक्शन कराता हूँ तो जो SN2 अटैक होगा आयोडाइड का वो यहाँ पर ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड, और साथ में आपके पास में क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। अब ये जो इथेनॉल बना है, ये इथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और बना देगा इथाइल आयोडाइड। क्या बना देगा यहाँ पे, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखो अपने पास में रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो क्या होगा, अगर मैं सेकेंडरी या टर्जरी ईथर्स अपने पास में होते हैं, सेकेंडरी या टर्जरी ईथर्स अपने पास में होते हैं और उनकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, देन इट विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्कीन्स। देखो कैसे, अगर टर्जरी वाला है तो बस बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, बन जाएगा कार्बोकेटाइन, बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बना तो इसका तो हम बना देंगे अल्कोहल CH3OH, क्या बना देंगे CH3OH। अब ये जो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला बना है वो क्या करेगा, वो एल्कीन बनाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन और साथ में क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। वैसे देखो ये वाला कंपाउंड है, इसमें देखो ये कैसा है, 2 डिग्री वाला पोजीशन है, कैसा है 2 डिग्री वाला है, और ये 3 डिग्री वाला है। 3 डिग्री वाला क्या करेगा जी, कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो इसका तो बन जाएगा अल्कोहल और इसका क्या बन जाएगा, अब 3 डिग्री वाला जो है वो एल्कीन क्यों बना रहा है, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन क्यों बना रहा है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और अगर हम हीट करके रिएक्शन कर रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन देने के चांसेस 3 डिग्री वाले सबस्ट्रेट के ज्यादा हो। आगे देखो क्या है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, आप सोचो कि अगर मैं कंसेंट H2SO4 के साथ में हीट करता हूँ, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। और अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा, अब क्या से सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, काफी ज्यादा स्टेबल। अगर वो काफी ज्यादा स्टेबल है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे PH CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम स्टाइरीन भी कहते हैं, हम स्टाइरीन भी कहते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, साथ साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह फिनॉल का फॉर्मेशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपने क्लास में क्या है, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये वैसी रिएक्शन होती है जैसे अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है। होगा क्या, जैसे अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करके बनाता है PuCl3 और एल्काइल क्लोराइड, वैसे अगर ये डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन अगर हम कराते हैं PCl5 से तो उससे बन जाएगा PuCl3, और जो दो क्लोरीन एटम है वो इनसे जुड़ जाएंगे, बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बिल्कुल दिमाग लगाने वाली बात तो कुछ है नहीं। आगे रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो एक बड़ी सिंपल सी देखो आपको बात बता दूं, आप देखो करना क्या है, अपने पास में देखो यहाँ पे काम क्या करना है कि ये मेरे पास में हो गया इथाइल डाई इथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3COCl से, डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन कराई CH3COCl से। तो जब ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या करो, इस रिएक्शन को कराते हुए, इस रिएक्शन को कराते हुए हाइपोथेटिकली यहाँ से बॉन्ड को तोड़, अगर यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो CH3CO से जुड़ जाएगा, क्योंकि Cl नेगेटिव होगा और C पर पॉजिटिव होगा। ओके, तो बन जाएगा CH3CO OET बन जाएगा, है ना। तो ये वाला आपके पास में इथाइल एसिडेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में जो Cl है वो इथाइल ग्रुप से जुड़ जाएगा। वैसे अगर मैं डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन कराता हूँ एसिडिक एनहाइड्रेट से तो क्या होगा, इसे रिएक्शन कराने पे क्या होगा, फिर से वही करो, एक इथाइल का पॉजिटिव चार्ज बना दो और एक इथोक्साइड बना दो। जो इथोक्साइड है वो बना देगा एस्टर, इथोक्साइड क्या बना देगा, एस्टर। और बाद में जो अपने पास में इथाइल है, जो इथाइल है वो जुड़ेगा CH3COO माइनस से, उससे भी क्या बन जाएगा, एस्टर। तो डाई इथाइल एसिडेट यहाँ पर बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके पास में आता है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, है ना। देखो क्या करेंगे, आपके पास में ईथर के जो दो ग्रुप हैं, एक तो है 2 डिग्री वाला और एक 3 डिग्री वाला। आप बताओ आपके हिसाब से यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले में आपके हिसाब से यहाँ पर कौन आसानी से कार्बोकेटाइन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा वो 3 डिग्री वाले का हो जाएगा। अगर 3 डिग्री वाले का हो जाएगा तो यहाँ पर 2 डिग्री वाले का क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा। अगर 2 डिग्री वाले का एल्कोक्साइड बनेगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, R डबल डैश C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर बन जाएगा R डैश का क्लोराइड, है ना, R डैश का यहाँ पर क्लोराइड, तो वो 3 डिग्री। ओके, तो बच्चों ये रिएक्शन अपने पास में हो गई है। फिर आते हैं एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। एक्शन ऑफ एयर और लाइट के अंदर बच्चों क्या होता है कि अगर मैं ईथर्स की रिएक्शन कराता हूँ तो इसमें एयर से O2 गैस से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ईथर है वो बहुत धीरे धीरे O2 गैस से रिएक्शन कर जाता है जो एयर में प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसमें क्या होगा, ये जो O2 गैस है, ये जो O2 गैस है वो इंसर्ट हो जाएगी, कहाँ इंसर्ट हो जाएगी, वो इंसर्ट हो जाएगी इसके अल्फा पोजीशन के CH बॉन्ड, अल्फा पोजीशन के CH बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, O2 गैस इंसर्ट हो गई, CH बॉन्ड में इंसर्ट होने से यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके यहाँ से बन गया एक पेरोक्साइड कंपाउंड बन गया। ये जो पेरोक्सी कंपाउंड होता है बच्चों ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है,
अगर मैं ईथर के एक बहुत पुराने सॉल्यूशन को यूज करता हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत पेरोक्सी कंपाउंड तो जरूर है। अब जब इस सॉल्यूशन को यूज करूंगा तो ये पेरोक्सी कंपाउंड अनस्टेबल है। ये पेरोक्सी कंपाउंड क्या करेगा, ये फिर से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होके बनाएगा CH3 CH2O और साथ में क्या बनाएगा O। अब इस रिएक्शन में गैस एलिमिनेट हो रही है तो रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन इतनी स्पॉन्टेनियस होगी तो हो सकता है कि रिएक्शन वेसल में ब्लास्ट हो जाए और सीरियस एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक है, आपने क्या लिया है, therefore serious explosion may occur during distillation of old samples of ether if peroxides are not removed. The presence of peroxide in old sample of ether may be detected by shaking them with a freshly prepared solution of FeSO4 followed by addition of KCNS। तो देखो बच्चों यहाँ पर होगा क्या कि अगर अपने पास में पेरोक्साइड कंपाउंड है, अगर अपने पास में पेरोक्साइड कंपाउंड है, इस पेरोक्साइड कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप Fe+2 से कराएंगे तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर मेरे पास में Fe+2 है, सॉल्यूशन में Fe+2 है और इसको मैंने पेरोक्साइड कंपाउंड से रिएक्ट कराया, पेरोक्साइड कंपाउंड तो ऑक्सीजन एजेंट होता है, तो यहाँ बन जाएगा Fe+। अब अगर सॉल्यूशन में मैंने ऐड कर दिया CNS- तो यहाँ पर बन जाएगा Fe CNS- का होल राइज, ये बन जाएगा आपके पास में रेड कलरेशन आएगा, ब्लड रेड कलरेशन आएगा। फिर पेरोक्सी कंपाउंड का एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, टेस्ट हो। नेक्स्ट अपने पास में हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग किसी हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में ईथर को क्या करें, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और एसिड का जो सॉल्यूशन ले लें और ईथर को स्ट्रॉन्गली हीट करें। हीट करने पर आपके यहाँ से फाइनली क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। ये इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो गया। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर बनता है। ईथर का अगर आप हाइड्रोलाइज करो तो फिर से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, बट इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो एसिड यूज करेंगे वो कौन सा होगा बच्चों, वो H2SO4 है। अगर आप HI या HBr का यूज करेंगे तो यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाए। ओके, तो यहाँ तक हमने जो अपने पास में एल्काइलिक ईथर्स थे वो हमने पूरे कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर्स। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर्स, कुछ नहीं है अपने पास में, ये जो ईथर है, ये जो अपने पास में बच्चों ईथर है, इसमें इसको एनिसोल कहते हैं। ये जो एनिसोल है इसमें देखो जो OCH3 ग्रुप है उसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट है। ओके, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अगर इसका मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ और कोई मैं लुइस एसिड का भी यूज नहीं करता हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको लुइस एसिड की जरूरत है नहीं, वो ऐसे ही काम कर जाएगा। लुइस एसिड तो बस रिएक्शन को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, रिएक्शन को थोड़ा बहुत फास्ट कर देगा। बट इसमें तो पहले से एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, रिएक्शन की स्पीड पहले से ही ज्यादा है, तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत तो है नहीं। रिएक्शन को रजनीकांत की स्पीड से थोड़ी चलाना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एनिसोल है, एनिसोल का अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो अगर मैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रोमीन लेता हूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसमें देखो जो OCH3 ग्रुप है हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम का माइनस इफेक्ट होगा, तो पैरा वाला ग्रुप कैसा बनेगा, मेजर, और जो ऑर्थो वाला कंपाउंड है वो कैसा बनेगा, माइनर। अब नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताओ अगर ये जो एनिसोल है इसका मैंने एक्सेस ऑफ ब्रोमीन का यूज करा है तो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेने पे क्या बनेगा, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेने पे क्या बनेगा, तो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेने पे जिस जिस जगह पे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता था उन सभी पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो मेरे पास में OCH3 है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशंस पर हो सकता था और पैरा पोजीशंस पर हो सकता था। तो इसमें आपके यहाँ से बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल, है ना। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों देखो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन भी इसमें आसानी से करा सकते हैं। इसमें देखो क्या होगा, ये जो AlCl3 है वो अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो मिथाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा CH3+। वो CH3+ इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो अब अपने पास में 2 मिथॉक्सीटोलिन बन सकता है और 4 मिथॉक्सीटोलिन बन सकता है। दैट इज एक तो आपके यहाँ से बनेगा इसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक बनेगा पैरा वाला प्रोडक्ट। जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो होगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, फिर अगर मैं CH3OCl रिएक्शन कराऊं, किससे, CH3OCl रिएक्शन कराऊं, CH3OCl रिएक्शन कराने पर एसाइलेशन होगा। तो जो एसाइल आपके पास में कार्बोकेटाइन है, एसाइल कैटाइन जो होगा CH3CO+ जो कैटाइन होगा वो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और वो
पैरा भी अटैक कर सकता है। इससे आपके यहाँ से बन जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिडोफिनॉल और एक बनेगा 4 मिथॉक्सी एसिडोफिनॉल। मेजर यहाँ पर क्या होगा 4 मिथॉक्सी एसिडोफिनॉल, क्योंकि वो पैरा वाला सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रेशन कराएंगे तो वैसे ही नाइट्रेशन होने वाला है, एक तो बनेगा ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रेशन, एक बनेगा पैरा पोजीशन में नाइट्रेशन। तो जो पैरा नाइट्रो एनिसोल है वो होगा मेजर और जो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल है वो होगा यहाँ पर माइनर। नेक्स्ट, क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर। कहते हैं कि ये एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर अब नोट करो कि एडवांस में ये थोड़ी कहेगा कि पूरा मैकेनिज्म लिख के बताओ। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझते हैं। देखो ये मेरे पास में फिनॉल है, फिनॉल को अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराऊं मतलब मीडियम एल्कलाइन है, और हमने लास्ट वाली ट्यूटोरियल क्लास में पढ़ा था कि आप पोटेशियम कार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन को ले लो, सोडियम कार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन को ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन को ले लो, और अब आप एल्कलाइन सॉल्यूशन ही ले रहे हो। अगर आप एल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पर ले रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, जो फिनॉल है वो बना लेगा फिनॉक्साइड। अभी जो फिनॉक्साइड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या करेगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यहाँ से Cl को चलता करेगा, Cl यहाँ से चला जाएगा, इससे बन जाएगा फिनाइल, यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर एलाइल, नाम तो देंगे एलाइल फिनाइल ईथर। अब कहते हैं ये जो एलाइल फिनाइल ईथर है, ये जो एलाइल फिनाइल ईथर है, इसको बस आप हीट कर दो, कोई भी मीडियम वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे ही आपके पास एलाइल फिनाइल ईथर प्रेजेंट है, कुछ भी मत ऐड करो, बस आप उसको हीट करो। तो हीट करने पर क्या होगा, तो देखो बच्चों हीट करने पर क्या होगा, इसको हीट करने पर ये होगा कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ आकर चिपक जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ही टूट जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आके चला जाएगा। तो होगा क्या, एलाइल फिनाइल ईथर को जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, तो CH बॉन्ड है इसको ब्रेक करो, H कहाँ चला जाएगा इसके पास में, और ये वाला कार्बन क्या करेगा यहाँ आके जुड़ जाएगा। ओके, अब नोट करें जिस कार्बन पे स्टार लगा रखा है वो आपके पास में कौन सा हो गया, C14 वाला आइसोटोप हो गया। तो C14 आइसोटोप जो ओवरऑल कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, है ना। अब देखो जब ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से डायरेडिकल बनाएगा। जब वो यहाँ से डायरेडिकल बनाएगा तो यहाँ से भी क्या बनेगा, डायरेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ जो रेडिकल होगा वो यहाँ आके अटैक कर जाएगा और यहाँ जो CH बॉन्ड ब्रेक हुआ रेडिकल के फॉर्म में वो यहाँ आकर चिपक जाएगा। तो क्लेजन रिएरेंजमेंट में होगा क्या कि ये आपके पास बन जाएगा फिनॉल और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एलाइल पोजीशन। अब इसका देखो मैकेनिज्म क्या है, जो आपको कह रहा था वो ये कि अपने पास में वो जो CH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड अगर इस तरफ आता है, अगर ये बॉन्ड इस तरफ आपके पास में आता है तो यहाँ बन जाएगा रेडिकल, यहाँ बनेगा रेडिकल। ये बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होते हैं बनेगा यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल। रेडिकल मैकेनिज्म से करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है। पहले बनेगा एक कीटो फॉर्म बनेगा, वो कीटो फॉर्म एरोमेटिक कैरेक्टर को रिटेन करने के लिए, रिगेन करने के लिए टोटोमेरिज्म करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म, और फिर से बन जाएगा इनॉन फॉर्म। अब सोचो यार इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, सीधा ही तो कर दो। सीधा आपको करना क्या है कि आप इस बॉन्ड को यहाँ से जोड़ो, इसका बॉन्ड यहाँ से बनाओ और यहाँ से H को यहाँ दे मारो, ये जो पाई बॉन्ड होगा वो आगे वाली जगह पर आ जाएगा। अब इसी बेसिस पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, पूरे मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करो। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, यहाँ से H निकालता हूँ, तो देखो यहाँ तो मैंने फिनॉल तो बना दिया। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो फिनॉल बनाना है बच्चों, वो तो फिनॉल तो बना ही लो। अब आगे सोचो क्या करें, देखो आगे यहाँ पर क्या करें। अब मेरे पास में देखो ये जो है, अब मेरे पास में देखो ये जो है ये डबल बॉन्ड है ना। अब ये जो मेरे पास में डबल बॉन्ड आ गया, इस डबल बॉन्ड का, ये जो डबल बॉन्ड मेरे पास में आ गया, ये डबल बॉन्ड का ये कार्बन जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा। जब ये आकर जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा, फाइनली यहाँ पर आपके पास। तो देखो अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर मेरे पास में जो कार्बन जुड़ेगा वो हो जाएगा CH, CH से क्या होगा एक PH, और उससे और क्या जुड़ा होगा, CH से जुड़ा होगा एक और CH ग्रुप, और क्या होगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से आ जाएगा CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C। अब जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा उसमें ये वाला प्रोडक्ट है। ओके, अब इसमें चलो आके सर स्टार भी लगा दो, लो मैंने स्टार लगा दिया। स्टार लगा दिया तो स्टार लगाने से वो जो स्टार वाला कार्बन है वो यहाँ पे आ गया, वहां पर आके डबल। तो देखो अगर आप डायरेक्ट वाला तरीका सीख जाते हैं तो आपको इतना मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत। इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर्स। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है बच्चों इपोक्साइड्स, जिनको बोलते हैं ऑक्सीडेज। ये हमने पढ़ लिए थे, इसको क्या क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेन बोलते हैं, है ना। इस ऑक्सीडेन का नाम क्या होगा, इट इज इपोक्सी इथेन। क्या बोलते हैं इसको, इपोक्सी इथेन, इपोक्सी इथेन। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, अगर मैं इसका नाम नंबर लिखूं तो 1 2 3, 1 तो नंबर ऑप्शन को ही देना है,
अब 2 नंबर किसको देंगे, जिस तरफ से ब्रांचिंग हो रही है, तो 1 2 और 3 आ गए, है ना। तो 1 2 3 करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ऑक्सीजन, क्या इसका नाम देंगे, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, है ना। तो क्या अगर इसमें यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। अब अगर मैं इसका नाम दूं, क्या दूंगा, 1 2 3, क्या देंगे, 1 2 इपॉक्सी तो आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तो 2 पोर्शन पे क्या हो गया आपका, डाई मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल ऑक्सीजन, तीन के अलग अलग यहाँ पर। फिर देखो क्या, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स बनते कैसे हैं। पहला मेथड है कि अगर आप इथाइल, जो अपने पास में एल्कीन होता है, जो इथाइलिन है, उस इथाइलिन का आप क्या कर दो, O2 गैस से रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पर क्या है, इपोक्साइड और इथाइलिन ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ Ag2। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन आप होने वाली है कि यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन एटम है वो इथाइलिन पे जाके चिपक जाएगा। अगर वो चिपकेगा तो देखो आप ऐसे मान सकते हैं, कैसे चिपकेगा, कि ये मेरे पास में CH कार्बन है, CH और CH इस तरीके से। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास में यहाँ पर क्या होगा, दो बिंदियां होंगी, दो बिंदियां मतलब डाई रेडिकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी डाई रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक कर दो। अगर डाई रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेडिकल तो इसका यहाँ से बॉन्ड बना लेगा और एक रेडिकल इसका यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। अगर यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर होने क्या वाला है कि अपने पास में जो एल्कीन है, उस एल्कीन से वो O ऐसे जाके चिपक, ओके, इस तरीके से चिपक गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, इट इज इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन। दूसरा है इपॉक्सीडेशन। देखो इपॉक्सीडेशन के लिए बच्चों हम जनरली क्या यूज करते हैं, किसी भी पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पर क्या करेगा, वो परऑक्सी बेंजोइक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रेडिकल को क्रिएट करेगा। वो जो ऑक्सीजन रेडिकल है वो बच्चों क्या करेगा, वो ऑक्सीजन रेडिकल उस एल्कीन पर जाकर चिपक जाएगा। जैसे अगर इस तरीके से एल्कीन है तो एल्कीन पर चिपक जाएगा। कमाल की बात देखो बच्चों क्या है कि अगर इस एल्कीन का सिस ओरिएंटेशन है, तो अगर O जुड़ेगा तब भी सीसी रहेगा, है ना। जो आपके पास में इपॉक्साइड बनेगा उसमें सिस ओरिएंटेशन रहेगा। और अगर इस एल्कीन का ट्रांस ओरिएंटेशन है तो O के जुड़ने से भी क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रांस ओरिएंटेशन ही रहेगा, है ना। कंसेप्ट आपको देखो क्या बता रहा हूँ, कि अगर अपने पास में कोई भी एक एल्कीन है, अपने पास में यहाँ पर कोई भी एक एल्कीन है, यहाँ पर दो ग्रुप ले लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने ग्रुप ले लिया R और H, यहाँ पे R और H। अब हमें नहीं पता ये सिस है या ट्रांस है, और साथ में मैंने डाई रेडिकल जोड़ा, से मैंने क्या जोड़ा, यहाँ पे डाई रेडिकल को ऐड करा। तो जब डाई रेडिकल बच्चों इससे ऐड होगा, डाई रेडिकल जब ऐड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर ये वाला एल्कीन जो है वो सिस है, तो डाई रेडिकल के जुड़ने के बाद भी सिस ओरिएंटेशन ही रहेगा। अगर ये वाला एल्कीन ट्रांस है तो डाई रेडिकल के बाद में क्या रहेगा, ट्रांस। जैसे देखो नीचे एक रिएक्शन है, ये कौन सा एल्कीन है बच्चों, ये एल्कीन कौन सा है जी, ये एल्कीन कौन सा है, ट्रांस एल्कीन। इसका अगर मैं इसमें इसका अगर रिएक्शन करा दूं मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड से, MCPBA से रिएक्शन करा दूं, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाई रेडिकल ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। अगर ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीजन रेडिकल के जुड़ने से जो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा बच्चों, देखो उसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि मेरे पास में ऑक्सीजन है, तरीके से जुड़ा। अगर वो ट्रांस ओरिएंटेशन में है, यहाँ पे अभी भी ट्रांस ओरिएंटेशन ही रहेगा। अगर वो ट्रांस ओरिएंटेशन में, तो अभी भी कैसा रहेगा, वो ट्रांस ओरिएंटेशन में रहेगा। तो सब्सट्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को यहाँ पर चेंज, ओके। एक छोटी सी मुझे बात बताओ, क्या ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। हम नोट करें यहाँ पर कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं है, कोई सेंट्रो सिमेट्री नहीं है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं इसको लेता तो देखो क्या होता, अगर मैं लेता सिस एल, अगर मैं लेता सिस एल्कीन, अगर इस सिस एल्कीन का, अगर सिस एल्कीन का मैं रिएक्शन करा देता MCPBA से, नेसेंट ऑक्सीजन उससे ऐड होता, तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन उससे ऐड होता बच्चों, तो अब मेरे पास में जो इपॉक्साइड बनता, उस इपॉक्साइड में दोनों मिथाइल ग्रुप इस ओरिएंटेशन में होते, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आती, प्लेनो सिमेट्री आ जाती, प्लेनो सिमेट्री आ जाती। ये कैसा होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कैसा होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
और ये जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेंस। ऑक्सीडेंस की रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? देखो ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के लिए उसके ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है। ये दो तरीके से हो सकता है, एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग या बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग। एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग के अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HI या HBr, वो अपना H प्लस आयन जो है वो इस इपोक्साइड को देगा, उससे बन जाएगा अपने पास में प्रोटोनेटेड इपोक्साइड। जो प्रोटोनेटेड इपोक्साइड है वो क्या करेगा, वो उस साइट को फ्री कर देगा, वो उस साइट को फ्री कर देगा जिस साइट पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो उस साइट को फ्री कर देगा जिस साइट पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दैट मींस वो SN1 टाइप रिएक्शन करना चाहता है। किस तरह की रिएक्शन? वो SN1 टाइप रिएक्शन करना चाहता है। तो SN1 टाइप रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाली रिएक्शन फोकस करो। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये H प्लस आयन जब इस पर अटैक करेगा, ये H प्लस आयन जब इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? पहले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन है, यहाँ पर है H, ये बन जाएगा अपने पास में प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा। ये जो प्रोटोनेटेड ईथर बना है इसमें सोचो बॉन्ड किस तरीके से होते हैं। इसमें देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जब यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर आगे क्या जुड़ जाएगा आपके पास में, आयोडाइड आगे जुड़ जाएगा। अगर वहां पर हमारे पास में आयोडाइड जुड़ेगा, अब इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बना लो, ये मेरे पास में फिनाइल है, ये मेरे पास में आयोडाइड है, ये मेरे पास में आ जाएगा OH। तो ये जो रिएक्शन बच्चों हुई है वो SN1 टाइप रिएक्शन हुई है, क्योंकि इस रिएक्शन में उस साइड को फ्री करा गया जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट अपने पास में बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग। बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ पर पहले एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, है ना। ईथर तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराते, बट ये इपोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर होगा जिस कार्बन पे क्राउडिंग कम हो, जिस कार्बन पे SN2 रिएक्शन की टेंडेंसी ज्यादा हो। ओके, तो ये प्योरली अपने पास में एक SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ओके, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिया ये वाला ईथर है ना, ये मेरे पास में ईथर, ये वाला मेरे पास में इपोक्साइड। इस इपोक्साइड की रिएक्शन अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में कराता हूँ तो इसका प्रोटोनेटेड इपोक्साइड इपोक्साइड बन जाएगा। जो प्रोटो इपोक्साइड बनेगा उसमें देखो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। ओके, अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता देखो क्या होता, तब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता और ये आके यहाँ अटैक करता, ये यहाँ के अटैक करता। अब देखो आपको मैं एक सबस्ट्रेट देता हूँ, आप मुझे बताना रिएक्शन कैसे। अगर मेरे पास में जो इपोक्साइड है बच्चों वो ये वाला है, तो इसमें रिएक्शन कहाँ पर? तो देखो नोट करो बच्चों, ये जो अपने पास में है वो कौन सा है, मिथाइलिक सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट कौन सा है, मिथाइलिक है। और ये अपने पास में कौन सा है, बेंजाइलिक है। आपको पता होगा मैंने SN2 रिएक्शन आपको बताया था, मिथाइलिक सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होता है। SN2 रिएक्शन में मिथाइलिक सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फास्ट अटैक कहाँ होगा, फास्ट अटैक कहाँ होगा अपने पास में, मिथाइलिक सबस्ट्रेट पर होगा। तो अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर ये वाला सबस्ट्रेट होता देखो आंसर क्या होता, तो मुझे बताना। अगर यहाँ पर फिनाइल है, अब क्या होगा? अब इस वाले केस में नोट करो, ये अपने पास में 1 डिग्री वाला सबस्ट्रेट है, इथाइलिक सबस्ट्रेट है। बट अब जो बेंजाइलिक होता है बच्चों, जो बेंजाइलिक होता है उसकी SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री वाले से ज्यादा होती है, इथाइलिक से कम होती है पर 1 डिग्री वाले से ज्यादा होती है। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता, अब मैं यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता, वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ता, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करता। अगर वो यहाँ अटैक करता तो यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर SN2 अटैक हो रहा है, SN2 अटैक हो रहा है, तो SN2 अटैक में फिनाइल नीचे आ जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर आ जाएगा, और आपके पास में जो O है नेगेटिव वो यहाँ रहेगा, और यहाँ पर ये वाला कंपाउंड। ये हो गया एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग और बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। बाद में क्लीवेज ऑफ ऑक्सीडेज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो देखो बच्चों, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल का जनरेट करेगा तो ये मिथाइलिक सबस्ट्रेट है और ये इथाइलिक है। कौन सा सबस्ट्रेट ज्यादा ससेप्टेबल है SN2 रिएक्शन के लिए? कौन से सबस्ट्रेट पे SN2 रिएक्शन फास्ट होती है? मिथाइलिक सबस्ट्रेट पे SN2 रिएक्शन फास्ट। तो ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग इस तरीके से होगी, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अगर मैं हाइड्राइड लेता तो क्या होता,
हाइड्रेट लेता तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता, जिस सबस्ट्रेट पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो वहां पे क्या होता, वहां से रिंग ओपनिंग हो जाती। ओके, रिंग ओपनिंग होती, एसिडिफिकेशन करते, बाद में इसका ये अल्कोहल वाला पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अपना जो लेक्चर 4 है बच्चों को पूरा होता है, जिसमें हमने ईथर्स और इपॉक्साइड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करा है। अपनी नेक्स्ट वाली जो ट्यूटोरियल क्लास होने वाली है उसको प्लीज आप अटेंड करना। उस वाली क्लास में मैं इस लेक्चर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उनसे जुड़े काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में आ सकते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस।